So I hope there are no questions from the obstructive lung diseases. Shall we continue with the restrictive ones? Let's begin. Restrictive lung diseases, they occur mainly in two categories. First ones are the interstitial or infiltrative diseases of the lung parenchyma, such as pneumoconiosis or such as interstitial fibrosis of unknown origin. And these restrictive lung disorders can also occur due to some chest wall disorders, such as neuromuscular diseases such as poliomyelitis, severe obesity, pleural diseases, and kyphoscoliosis. Pneumoconiosis शायद आप लोगों ने पहले भी सुना हुआ होगा. It is mainly due to occupational hazards due to coal, asbestos, or silicosis. Chronic interstitial pulmonary disease जो है ये एक broader category है, ठीक है, और इसमें बहुत छोटी छोटी सब कैटेगरीज आ जाती हैं जिनको आगे हम क्लासिफाई करेंगे, और इनकी बेसिकली जो क्लिनिकल या बेस्ड ऑन द हिस्ट्री जो फीचर्स हैं वो थोड़े सिमिलर होंगे, ठीक है. सो क्रॉनिक इंटरस्टिशियल पल्मोनरी डिजीजेस में क्या आ जाएगा, दीज आर अ ग्रुप ऑफ हेटेरोजेनियस डिसऑर्डर्स characterized by inflammation and fibrosis of the pulmonary interstitium, ठीक है. वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो बेस्ड किस पर थी, किस चीज की ऑब्स्ट्रक्शन थी? इन ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस ऑब्स्ट्रक्शन किस साइड पर थी? You guys are very slow in responding today. What is wrong? Basically, it was obstruction of the airways, okay, starting from wherever, ट्रेकिया से लेके आगे एयर सैक्स तक, ठीक है. और यहाँ पर फाइब्रोसिस किस में इन्वॉल्व है? लंग पैरेन्काइमा में. ये बेसिकली एक इसका डिफरेंस है. सो क्रॉनिक इंटरस्टिशियल पल्मोनरी डिजीजेस का आपको क्या पता चला अभी तक? बहुत सारे डिसऑर्डर्स आ जाते हैं इसके अंदर, और प्रीडोमिनेंटली उसमें इन्फ्लेमेशन और अल्टीमेटली फाइब्रोसिस है, ठीक है. Many of the entities are of unknown cause and pathogenesis, and some have intra-alveolar as well as interstitial component, ठीक है. कुछ केसेस में intra-alveolar fibrosis भी होगी. Frequent overlap है in histologic and some even pathologic features as well, ठीक है. So clinically patients कैसे present करेंगे? With dyspnea, tachypnea, inspiratory crackles, and eventual cyanosis, without wheezing or evidence of airway obstruction. Airway obstruction जो है उसी का ही feature है wheezing, ये इसमें absent होगी क्योंकि यहाँ पर basically pulmonary parenchyma is involved. So there is reduction in diffusion capacity. जाहिर है आपका लंग एक्सपैंड ही नहीं कर रहा, तो ना लंग वॉल्यूम होगा ना लंग कंप्लायंस होगी, और ऑब्वियसली डिफ्यूजन कैपेसिटी भी कम होगी. चेस्ट रेडियोग्राफ्स पे अगर आप देखो तो जो भी पल्मोनरी पैरेन्काइमा का फाइब्रोसिस का केस है उसमें आपको फाइब्रोसिस की वजह से कुछ मैक्यूल्स, नोड्यूल्स, कोई इरेगुलर लाइंस या कोई ग्राउंड ग्लास शेडोज नजर आएंगे, ठीक है, जो कि नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होते. इवेंचुअली इतनी फाइब्रोसिस के बाद क्या होगा? पेशेंट would develop secondary pulmonary hypertension, right sided heart failure, जो कि एसोसिएटेड होता है विद कॉर पल्मोनरी, ठीक है. एडवांस फॉर्म्स जो है उसमें इतनी ज़्यादा फाइब्रोसिस होगी, डिस्ट्रक्शन होगी आर्किटेक्चर की, ठीक है, दैट इट इज़ इवन हार्ड टू आइडेंटिफाई कि ये लंग पैरेन्काइमा है, ठीक है. और अल्टीमेट स्टेजेस में जो एंड स्टेज लंग डिजीज है, एंड स्टेज फाइब्रोसिस है, उसको हनीकॉम्ब लंग कहते हैं, ठीक है.
सो अब जल्दी से अगर हम रिवाइज करें तो क्रॉनिक इंटरस्टिशियल पल्मोनरी डिजीजेज में बहुत सारे ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, जिसमें बेसिक पैथोलॉजी जो है इन्फ्लेमेशन एंड फाइब्रोसिस है। ज़्यादातर कॉजेज़ की हमें एटियोलॉजी नहीं पता, ठीक है। इसकी जो हिस्टोलॉजिक फीचर्स हैं वो बहुत ओवरलैपिंग होते हैं, जैसे अभी आपको बताया है। अगर आप ग्रॉस पे देखो तो आपको नोड्यूल्स नज़र आएंगे, स्कार्स नज़र आएंगे, इरेगुलर लाइंस नज़र आएंगी, ठीक है। और एडवांस स्टेजेस में हनीकॉम्ब लंग अपेयर होती है। अगर क्लिनिकली आप पेशेंट को देखो, पेशेंट वुड बी डिस्निक, टिकिपनिक एंड इंस्पिरेटरी क्रैकल्स होंगे, बट वीज इसमें नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, ठीक है। साइनोसिस इस केस में नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, अगर आप लंग फंक्शन टेस्ट में देखोगे तो फिर क्या है, देयर इज रिडक्शन इन डिफ्यूजन कैपेसिटी, लंग वॉल्यूम और लंग कंप्लायंस बोथ आर डिक्रीज्ड। चेस्ट रेडियोग्राफ पे आपको ये एक सिस्टेमिक डिसऑर्डर है तो बायलैटरल लीजन्स नजर आएंगी, जैसे कि स्मॉल नोड्यूल्स, इरेगुलर लाइंस या ग्राउंड ग्लास शैडोज, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है सबको? और फाइब्रोसिस की कॉम्प्लिकेशंस क्या है? लंग पेरेन्काइमा जब फाइब्रोज्ड है तो दिस वुड लीड टू secondary pulmonary hypertension और right sided heart failure. Whenever there is secondary pulmonary hypertension तो right sided heart failure होगा, ठीक है, which is associated with cor pulmonale. और एंड स्टेज लंग डिजीज जो है ड्यू टू फाइब्रोसिस, उसको क्या कहते हैं? हनीकॉम्ब लंग, या हम आगे करेंगे कि हनीकॉम्ब लंग होता कैसे, अपेयर कैसे होता है। क्लासिफिकेशन आप इंटरस्टिशियल डिजीजेस की देखो, इसमें फाइब्रोजिंग डिजीजेज हैं, ग्रैनुलोमेटस डिजीजेज हैं, इओसिनोफिलिक हैं, स्मोकिंग रिलेटेड हैं, और कुछ और भी हैं इसके अलावा जो और किसी कैटेगरी में फिट नहीं हो रहे। हमारे लिए यहाँ पर फाइब्रोजिंग डिजीजेज में ज़्यादा कॉमन जो है वो यूजुअल इंटरस्टिशियल निमोनिया है। यूजुअल इंटरस्टिशियल निमोनिया, इसकी हिस्टोलॉजिक जो फीचर है उनको कहते हैं, और जो असल में डिजीज का नाम है, जो पैथोलॉजी है, वो है इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, ठीक है। इसके अलावा आपके लिए इसमें जो ज़रूरी है फाइब्रोजिंग डिजीज में, कुछ निमोनिया भी हैं, लेकिन जो हमने करना है वो नीमोकोनियोसिस है, ठीक है। ग्रैनुलोमेटस डिजीजेस में सार्कोइडोसिस और हाइपर सेंसिटिविटी नीमोनाइटिस, ठीक है जी। ये हाइपर सेंसिटिविटी नीमोनाइटिस जो है, इसके कुछ फीचर्स एजमा से मिमिक करते हैं, मगर ये डिफरेंट है फ्रॉम एजमा, ठीक है। इसके कुछ ट्रिगर्स हैं जो इससे सिमिलर हैं, बट इसमें नीमोनाइटिस है। कुछ इओसिनोफिलिक डिजीजेस, स्मोकिंग रिलेटेड में डिस्कोमेटिव इंटरस्टिशियल निमोनिया आ जाता है, और रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोलाइटिस एसोसिएटेड इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है। ये स्मोकिंग रिलेटेड डिजीजेस जो हैं आपके क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस से डिफरेंट हैं। क्या डिफरेंट है? उसमें फाइब्रोसिस जो है आपकी इसमें लंग पेरेन्काइमा में है, ठीक है, और वहाँ पे आपके एयरवे डिजीजेस, एयरवेज इन्वॉल्व होते हैं। सो फाइब्रोजिंग डिजीजेस पे अगर हम आए तो मोस्ट कॉमन इसमें आपका इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस है। एज द नेम इंडिकेट्स, इसकी इडियोपैथिक है तो क्या होगा, इसकी कॉजेज नॉट नोन, इसका ट्रिगर इज नॉट नोन, ठीक है। देयर इज प्रोग्रेसिव इंटरस्टिशियल पल्मोनरी फाइब्रोसिस और अल्टीमेटली देयर वुड बी रेस्पिरेटरी फेलियर। यूरोप में क्रिप्टोजेनिक फाइब्रोजिंग एल्वियोलाइटिस भी कहते हैं इसको, और जो इसकी हिस्टोलॉजिक फीचर्स हैं उसको क्या कहते हैं? यूजुअल इंटरस्टिशियल निमोनिया। ये कुछ टर्म्स हैं जिनसे आप लोग जरा यूज टू हो जाओ, ठीक है। द डिजीज इज इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, इडियोपैथिक है तो कॉज अननोन है। पल्मोनरी फाइब्रोसिस है, इसमें पल्मोनरी पेरेन्काइमा इज फाइब्रोज्ड, ठीक है। अल्टीमेटली ये रेस्पिरेटरी फेलियर में लीड करता है। इसकी हिस्टोलॉजिक फीचर्स जो हैं उसको क्या कहते हैं? यूजुअल इंटरस्टिशियल निमोनिया। ये सारी टर्म्स जो हैं आप लोगों के लिए मैंने हाईलाइट भी की हुई हैं ताकि आपके माइंड्स में रजिस्टर हो जाए। यही यूजुअल इंटरस्टिशियल निमोनिया के जो पैटर्न है वो कुछ और कनेक्टिव एस्बेस्टोसिस में भी आपको नजर आएंगे।
अभी जब आप इसकी फीचर्स करोगे तो आप देखोगे कि इसके मोर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं, ठीक है। आप लोग ये टॉपिक आपके बुक में मेरा ख्याल है खासा लंबा है, आप लोग इस लेक्चर को ध्यान से सुन लो, आपको बहुत इसका आगे फायदा होगा। तो जितना मैं आपको करा रही हूँ अगर आप लोग कितना भी कर लोगे दिस वुड बी इनफ, ठीक है जी। अच्छा जी, कमिंग ऑन टू इट्स पैथोजेनेसिस, इसका कॉज अननोन है, ठीक है, बट कुछ रिसर्चेस में ये प्रूव हुआ है कि देयर इज सम जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन इन दीज इंडिविजुअल्स, और जेनेटिक प्रीडिस्पोज इंडिविजुअल्स में लंग पैरेन्काइमा की इंजरी कैसे होगी, इट वुड बी ड्यू टू इन्फ्लेमेशन, ठीक है। So these genetically predisposed individuals are prone to aberrant repair of recurrent alveolar epithelial cell injuries caused by environmental exposure. So आपको दो चीजें पता चली यहाँ पे, रादर तीन चीजें पता चली कि देयर इज सम जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, उसमें ये इंडिविजुअल जो है प्रोन है फॉर इम्पेयर्ड रिपेयर ऑफ दीज इंजरीज टू द alveolar epithelial cells, and these injuries are caused by some environmental exposure, okay. So environmental factors अगर हम देखें तो उसमें सिगरेट स्मोक आ जाता है, which increases the risk of idiopathic pulmonary fibrosis several fold. उसके अलावा मेटल फ्यूम्स है, वुड डस्ट है, certain people that are associated with certain occupations including farming, hairdressing, stone polishing, ये सारे जो occupations हैं इसमें आपको पता है कुछ डस्ट होती है, फ्यूम्स होते हैं, these insults would lead to aberrant repair of injury to the alveolar epithelial cells. Gastric reflux भी एक irritant है, ठीक है। Exposure to these irritants or toxins causes recurrent alveolar epithelial cell damage, ठीक है। Genetic predisposition में कुछ loss of function mutations हैं, उन म्यूटेशंस की जो इनकोड करती हैं टीलोमरेज को। टीलोमरेज एंजाइम आपको पता है इसका फंक्शन क्या है, जल्दी से मुझे बता दें। These are enzymes that cause what? रिमॉडलिंग कह सकते हो, स्प्लाइसिंग नहीं कह सकते, ठीक है। रिमॉडलिंग कैसे, टीलोमेरेज जो एंजाइम है ये टीलोमेयर्स एंड्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं जिनको मेंटेन करता है, ठीक है। सो इस टीलोमेरेज एंजाइम की जो जीन्स है ऑल्टर्ड, ठीक है, उसकी वजह से हो सकता है। आगे इन्होंने बताया कि फेमिलियल जो केसेस हैं इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस के, उनमें टीलोमरेज जीन डिफेक्ट ज़्यादा कॉमन है, और स्पोरेडिक केसेस जो है उनमें एबनॉर्मल टीलोमरेज ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। एबनॉर्मल टीलोमरेज में इसकी शॉर्टनिंग होती है। और जेनेटिक फैक्टर्स जो हैं उसमें आ जाता है आपके म्यूटेशंस दैट एनकोड कंपोनेंट्स ऑफ सर्फेक्टेंट। अगर सर्फेक्टेंट की जीन आपकी म्यूटेट आल्सो लीड टू इंजरी टू दीज लिमोसाइट्स बाय दीज एनवायरमेंटल इंसल्ट्स, ठीक है। उसके अलावा थर्ड जो जेनेटिक कंपोनेंट है इट इज बाय दीज MUC5B, एक कंपोनेंट है, ठीक है, म्यूसिन का। इसका जो जेनेटिक वेरिएंट है ये भी इसमें डेफिशिएंट होगा। ये MUC5B क्या करता है, इट इज अ म्यूसिन दैट मेक्स alveolar epithelial cells susceptible to injury. So
MUC5B का gain of function होगा. This gene would ultimately make the alveolar epithelial cells susceptible to injury and ultimately fibrosis. So अभी तक इसकी पैथोजेनेसिस में हमने क्या क्या फैक्टर्स किए थे? एक तो ये कि कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जिसमें स्मोकिंग, डस्ट, फ्यूम्स, कोई सर्टन ऑक्यूपेशन जैसे फार्मिंग, हेयर ड्रेसिंग वगैरह आ जाता है, गैस्ट्रिक रिफ्लक्स है. ये सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या करेंगे? दे एक्ट एज इरिटेंट्स एंड दे कॉज alveolar epithelial cell डैमेज और इंजरी. जेनेटिक फैक्टर्स में आपके टीलोमरेज जीन्स के जो इनकोड करती हैं, दो जीन्स हैं, टर्ट और टर्ट. ठीक है, इनकी लॉस ऑफ फंक्शन है. टीलोमर जो आपके स्पोरेडिक केसेस हैं उनमें ज़्यादा इसकी एबनॉर्मल टीलोमरेज है जिसमें शॉर्टनिंग हो जाती है टीलोमरेज एंजाइम की, और जो फेमिलियर केसेस हैं उनमें कुछ जीन डेफिशिएंसी है. ठीक है, आगे आपके आ जाते हैं सरफेक्टेंट एबनॉर्मेलिटीज. ये सरफेक्टेंट एबनॉर्मेलिटीज क्या करेंगी? ये भी प्रोन करेंगी हीमोसाइट्स को टू एनवायरमेंटल इंजरी बाय द एनवायरमेंटल इंसल्ट्स. और लास्ट आपका आ जाता है MUC5B. MUC5B की सेक्रीशन ज़्यादा हो रही है. दिस जीन and its encoding protein leads to increased injury to these alveolar epithelial cells, और ultimately this would lead to fibrosis. ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो ये जेनेटिक इन्होंने बात की है वेरिएंट्स की, ये प्रोन करेंगे, ये भी प्रोन करते हैं फॉर इंक्रीज्ड फाइब्रोसिस ऑफ दिस लंग पेरेन्काइमा. ठीक है, एज यहाँ पर एक बहुत बड़ा फैक्टर इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस में. ठीक है, 50 से पहले बहुत रेयर होगी. अगर आप आगे इसका फ्लो चार्ट देखो उसमें भी जो इसके पॉजिटिव फैक्टर्स कह लो, इसकी इनिशिएटिव फैक्टर्स जो हैं उनमें एज एक बहुत बड़ा फैक्टर है. ठीक है, सो उसके साथ साथ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन जिसमें आपको बताया टीलोमरेज है, सरफेक्टेंट है, MUC5B है, एनवायरमेंटल इंसल्ट्स में सारे स्मोकिंग, ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स हैं. ये दोनों चीज़ें यहाँ पर क्या कर रही हैं? प्रोन करेंगी दिस alveolar epithelial cells को फॉर इंजरी. ठीक है, अब डायरेक्टली भी इंजरी के बाद और वाया एक्टिवेशन ऑफ दिस इम्यून पाथवे देयर इज इंक्रीज्ड stimulus to the fibroblast formation, fibroblast production and proliferation, and this leads to formation of more pro-fibrogenic factors. ठीक है, ये abnormal intracellular signaling जो है उसमें क्या है कि ये सिग्नल ये जाते हैं कि there is increased production of this fibroblast. Okay, these fibroblasts would ultimately lay down the collagen that is necessary for production of this interstitial fibrosis. ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, आगे अगर हम चलें तो इसकी क्लिनिकली आपको बताया एज पेशेंट की क्या होगी? 50 से ज़्यादा होगी, तो मोर कॉमनली 55 to 75 ईयर्स पे. इसमें पेशेंट डिस्निया के साथ प्रेजेंट करेगा और इसमें प्रोडक्टिव कॉफ नहीं होगी, ड्राई कॉफ होगी. Okay, median survival is about 3 years after diagnosis, और इसका ट्रीटमेंट जो है वो लंग ट्रांसप्लांट. ठीक है, अल्टीमेटली इतना ज़्यादा फायदा है तब जाके पेशेंट प्रेजेंट करेगा विद साइनोसिस, और इसी की वजह से आप एक अच्छा जी. मॉर्फोलॉजिकली अगर आप देखो, इसमें आप लोगों ने देखा होगा जब आप पर्स वगैरह में जाओ तो आपको वहाँ पर कॉबल स्टोन्स नजर आते हैं. हैव यू एवर नोटिस्ड कॉबल स्टोन क्या होता है? राउंड से उन्होंने पाथ्स के लॉन्ग लगाए हुए होते हैं स्टोन्स, राउंड स्टोन्स. ठीक है, और वो थोड़े ऊपर से एलिवेटेड से नजर आते हैं और बीच में इनके स्पेसेस होती हैं, जैसे आप कह लो कि
सेप्टा हो गए, ठीक है। तो इस केस में इतनी फाइब्रोसिस के बाद प्लूरल सर्फेसेस जो है वो कॉबल स्टोन ऊपर से नजर आएंगी, स्मूथ नहीं नजर आएंगी। एंड व्हाई इज इट सो? बिकॉज ऑफ द इंक्रीज फाइब्रोसिस अलोंग दीज स्कार्स जो कि इंटरलोबुलर सेप्टा के लॉन्ग है, ठीक है। सो एक तो बात होगी कि इंक्रीज फाइब्रोसिस की वजह से प्लूरल सर्फेसेस कॉबल स्टोन है। उसके बाद आपकी कट सर्फेस अगर आप देखो तो फर्म वाइट रबी एरियाज ऑफ फाइब्रोसिस नजर आएंगे, ठीक है। ज़्यादा कॉमन है जो लोअर लोब्स पे सब प्लूरल रीजन पे हैं या अलोंग द इंटरलोब्युलर सेप्टर। माइक्रोस्कोपिकली पैची इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस होगी इसमें, ठीक है। अर्लीस्ट लीजन जो है उसको में ज़्यादा फाइब्रोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन है, और जो लेटर ऑन है उसमें ज़्यादा कोलेजनस फाइबर्स नजर आएंगे, ठीक है। अर्लियर में फाइब्रोब्लास्ट थे, लेटर ऑन जो है वो कोलेजन फाइबर्स इसको टेक ओवर कर लेंगे। Dense fibrosis जो है this leads to destruction of the alveolar architecture and formation of cystic spaces lined by hyperplastic type 2 pneumocyte. Normally alveoli जो है उनमें क्या होता है? These are spaces that are lined by these pneumocytes, but यहाँ पर ये spaces जो हैं ये cystic हो जाएंगी, ठीक है। या तो उसमें टाइप 2 pneumocytes हैं जो कि hyperplastic हैं, या फिर ब्रोंक्योलर एपिथेलियम है। सो दिस इज कॉल्ड एज हनीकॉम्ब फाइब्रोसिस, ठीक है। आपके नॉर्मल जो एल्वियोलाई जब रिप्लेस होंगे बाय दीस सिस्टिक स्पेसेस लाइंड बाय हाइड्रोप्लास्टिक टाइप 2 न्यूमोसाइट्स या ब्रोंक्योलर एपिथेलियम, सो दिस इज कॉल्ड एज हनीकॉम्ब फाइब्रोसिस। ये बिल्कुल एंड स्टेज आपका लंग डिजीज जो है उसमें अपीयर होगी। यहाँ पर राइट साइड पे आप लोग देखो, ये सारे अलोंग सरफेस पैरेलल जा रहे हैं कोलेजन फाइबर्स, ये ऐसे लीनियरली, ठीक है। जो आपकी हनी कॉमिंग है वो यहाँ पर है ज़्यादा कॉमन, ठीक है। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं नोड्यूल्स नोड्यूल्स, ये और ये और ये, इसका एपिथेलियम आप देख रहे हो यहाँ पर कितना हाइपरप्लास्टिक्स है, ठीक है। सिंगल लेयर नहीं है। यहाँ पर भी देख लो इस सरफेस के नीचे सारी ये पिंकिश जो नज़र आ रही है फाइब्रोसिस, ठीक है। ये थोड़ा सा लंग आर्किटेक्चर है जो थोड़ा प्रिजर्व है, और ये सारा जो है पोर्शन फाइब्रोसिस का। कैन यू ऑल सी माय कर्सर? ओके, सो इडियोपैथिक फाइब्रोसिस आपका यहीं पे कंक्लूड हो गया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वी गॉट अ लॉट टू डू टुडे, सो मैं थोड़ा जल्दी जा रही हूँ, बट आप लोगों को बहुत सिंप्लीफाई किया आप लोगों के लिए ताकि इजी लगे। सो नेक्स्ट is pneumoconiosis. It includes a spectrum of diseases that are caused by organic as well as inorganic particulates and chemical fumes and vapors. Okay. Only a small percentage of exposed people develop occupational respiratory diseases, implying a genetic predisposition to their development. सबसे पहले हमारे आ जाते हैं कोल वर्कर्स pneumoconiosis. It is a lung disease caused by inhalation of coal particles and other admixed forms of dust. Basically इसमें कोल ही है। लंग फाइंडिंग्स या जो इसकी मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न्स हैं, या आप कह दो क्लिनिकली जिस तरह प्रेजेंट करेगा पेशेंट विद न्यूमोकोनियोसिस उसके कुछ डिग्रीज हैं, ठीक है। या तो पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक होगा, या उसमें सिंपल कोल्ड वर्कर्स न्यूमोकोनियोसिस, सिंपल से मुराद है कि उसमें पल्मोनरी डिस्फंक्शन बहुत कम है, या फिर इट इज कॉम्प्लिकेटेड कोल्ड वर्कर्स न्यूमोकोनियोसिस जिसमें मैसिव फाइब्रोसिस होगी और लंग फंक्शन जो है वो भी कॉम्प्रोमाइज होगा, ठीक है। Contaminating silica in the coal dust can favor progressive disease. ये जो इसके पॉइंट्स हैं इनके ये एमसीक्यू जो मैंने हाईलाइट किए हैं कि कौन सा डिजीज किसको फेवर करेगा,
किसको ऑगमेंट करेगा, ये इसमें इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। सो अगर आपका जो coal dust है, if it is contaminated with silica as well, so this would have a synergistic effect and it would lead to progressive disease. Carbon itself जो है ये मेजर कल्प्रिट है इसमें, ठीक है। और जो कॉम्प्लिकेटेड लीजन है उसमें ज़्यादा कार्बन होगा एज कम्पेयर टू एसिम्प्टोमेटिक वंस या एज कम्पेयर टू सिंपल वंस। कोल वर्कर्स में डेवलप एम्फाइसीमा एंड chronic bronchitis independent of smoking, ठीक है। अगर पेशेंट स्मोक नहीं भी कर रहा तो this carbon would can also cause emphysema and chronic bronchitis, ठीक है। क्योंकि आपको उसकी पैथोजेनेसिस में बताया था एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस उसमें भी होते हैं। Cold workers pneumoconiosis is usually benign, causing little decrement in lung function. In a minority of cases, progressive massive fibrosis develops, leading to increasing pulmonary dysfunction. ये जो pulmonary dysfunction कहते हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर पेशेंट में pulmonary hypertension और call pulmonate develop हो गया, ठीक है। Once progressive massive fibrosis develops, it may continue to worsen even if further exposure to dust is prevented. Unlike silicosis, there is no convincing evidence that coal dust increases susceptibility to tuberculosis. आगे जब हम silicosis करेंगे तो उसमें आप देखोगे कि there is increased susceptibility of patients having silicosis to tuberculosis, but coal workers pneumoconiosis में ऐसी कोई evidence नहीं है। इसके अलावा नीमोकोनियोसिस, कोल्ड वर्कर्स नीमोकोनियोसिस के पेशेंट जो हैं उनमें लंग कैंसर का भी एज सच कोई ज़्यादा इंसिडेंस नहीं है इफ दे आर नॉट स्मोकिंग, ठीक है। डोमेस्टिक इंडोर हाल, लेकिन जो लोग डोमेस्टिक स्मोक से यूज करते हैं, ठीक है, वो लोग ज़्यादा एट रिस्क हैं ऑफ डेवलपिंग लंग कैंसर एज कम्पेयर टू ऑफ इट हैविंग एज अ ऑक्यूपेशनल हैजर्ड। मॉर्फोलॉजी पे इसकी आप देखो, इसकी जो मॉर्फोलॉजिकल लीजन है उसको एंथ्रोपोसिस कहते हैं, ठीक है। इसमें इनहेल कार्बन पिगमेंट जो है वो इनगल्फ करेंगे आपके एल्वियोलर मैक्रोफेजेस, ठीक है, या फिर इंटरस्टिशियल मैक्रोफेजेस। अल्टीमेटली ये जो आपकी पिगमेंट है ये आपके कनेक्टिव टिश्यू में जाती है जो कि अलोंग द लिम्फेटिक्स होती है, ठीक है। लिम्फेटिक्स के अलोंग ये फिर लिम्फोइड टिश्यू में चली जाएगी, या फिर जो ज़्यादा आपके बड़े लिम्फोइड टिश्यू हैं जैसे कि आपके हाइलस ऑफ द लंग के अलोंग जो है उनमें चली जाएगी। सिंपल कोल्ड वर्कर्स न्यूमोकोनियोसिस में छोटे छोटे मैक्यूल्स हैं, ठीक है, और कभी कभार ये मैक्यूल्स जो है कोएलेस करके थोड़े लार्जर नोड्यूल्स भी बना देते हैं। इन नोड्यूल्स में बेसिकली होता क्या है, पिगमेंट होती है और आपके ये फाइब्रस टिश्यू होता है, ठीक है। कोल मैक्यूल्स consist of carbon laden macrophages. Nodules also contain a delicate network of collagen fibers, ठीक है। Although these lesions are scattered throughout the lung, upper lobes में ज़्यादा common होता है in case of cold workers pneumoconiosis. They are primarily located adjacent to respiratory bronchioles, क्योंकि यहाँ से एयरवेज से ही तो आपकी ये डस्ट आई होती है, ठीक है, और उसी के अलॉन्ग जो आपका पैरेंकाइम है वहीं पर ये एक्युमुलेट हो जाती है। Dilation of adjacent alveoli occurs, sometimes giving rise to central lobular emphysema. Respiratory bronchioles का जो इन्होंने कहा है कि इनके अलॉन्ग आपके डस्ट पार्टिकल ज़्यादा एक्यूमुलेट होते हैं, सो यही जो स्मोक या एनवायरमेंटल इंसल्ट है ये वहाँ पर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स की डायलेशन भी करा देती है, ठीक है। और आपको पता है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स की डायलेशन है तो ये सेंट्री लोब्यूलर एम्फाइसीमा, ठीक है। क्लियर है सबको? आज निकीबा आपके अलावा घर पे कोई भी नहीं बैठा हुआ है यहाँ पे मैम को यस मैम कहने के लिए। अच्छा चलो, इसकी मॉर्फोलॉजी क्लियर है। जो आपके सिंपल केसेस हैं उसमें मैक्यूल्स थे,
और जैसे जैसे आपके प्रोग्रेस करेगी टू कॉम्प्लिकेटेड कोल्ड वर्कर्स न्यूमोकोनियोसिस, तो आपके नोड्यूल्स बनते जाएंगे। मैक्यूल्स जो थे उनमें सिर्फ आपके मैक्रोफेजेस थे जो कि जिनमें कि कार्बन प्रेजेंट होता है, और जैसे जैसे ये बड़े नोड्यूल्स बनते जाते हैं उसमें कोलेजन फाइबर आता जाता है, ठीक है, और ये नोड्यूल्स बनाना शुरू हो जाते हैं। ये लीशंस आपकी कहाँ पर ज़्यादा कॉमन है? अपर लोब्स में, ठीक है। और आपको पता है ये सेंट्रल लोब्यूलर एम्फाइसीमा भी करा सकता है। व्हाई? बिकॉज दीज कार्बन लेडन मैक्रोफेजेस या ये these dust particles are more accumulated along the respiratory bronchioles. कॉम्प्लिकेटेड में क्या है जी? occurs on a background of simple disease, यानी कि उसी स्पेक्ट्रम के लॉन्ग रन करना होता है। इसमें इंटेंसली ब्लैक एंड स्कार्ड होंगे, और आपके मैक्यूज में वो तो मिलीमीटर्स में थे, ये सेंटीमीटर्स में होंगे। दे आर यूजुअली मल्टीपल माइक्रोस्कोपिकली, दे कंसिस्ट ऑफ डेंस collagen and pigment. Center of the lesion is often necrotic, most likely due to local ischemia. आगे आपको मैं इसकी पिक्चर भी दिखा देती हूँ। ये आप देख रहे हो, ये अपर लोब्स में ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। ये इतने ब्लैक एंड से स्टार्स हैं, और इसके ऊपर अलोंग आप देखो, अप्रिशिएट करो तो जो इसके अलोंग ऊपर इसका पूरा है वो बहुत ज़्यादा रिट्रैक्टेड है, ठीक है। वो इन इंटरनोबुलर जो सेप्टा है इनमें फाइब्रोसिस और रिट्रैक्शन की वजह से, ठीक है जी। So I think this concludes the cold workers pneumoconiosis. आगे हम करते हैं silicosis. It is a common lung disease caused by inhalation of pro-inflammatory crystalline silicon dioxide. तो जो इसका main substance है वो crystalline silicon dioxide है, जिसको सिलिका भी कहते हैं. It presents after decades of exposure as slowly progressing nodular fibrosing pneumoconiosis. ठीक है, slowly progressing है, nodular है, और fibrosing pneumoconiosis. It is most prevalent chronic occupational disease. ये आपका बहुत important MCQ point है. Individuals involved with repair and rehabilitation, demolition of concrete structures such as building and roads are more at risk. Both dose and trace are important in developing silicosis. African American जो आपके blacks हैं उनमें ज़्यादा common है, higher at risk हैं individuals than whites. It is characterized by accumulation of abundant lipoproteinaceous material within alveoli. So इसकी basic pathology जो है वो ये है. वहाँ पर cold workers pneumoconiosis में आपका coal itself injurious substance था, ठीक है. सिलिका जो है वो क्रिस्टलाइन और एमोर्फस दो फॉर्म्स में होता है. जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है इसकी ये ज़्यादा फाइब्रोजेनिक है. इसको जब ये इनहेल करेंगे कोई भी इंडिविजुअल, तो these particles are phagocytosed by the macrophages. जहाँ भी कहीं ये 10 पार्टिकल्स इनहेल हो जाएंगे तो वहाँ पर इनको इंटैक्ट करना है बाय मैक्रोफेजेस. इसीलिए आपको वहाँ पर जो पहले भी बताया था कि सिलिकोसिस में ट्यूबरकुलोसिस का रिस्क ज़्यादा हो जाता है. और वो क्यों है? क्योंकि ये यहाँ पर जो मैक्रोफेजेस है उनका रोल deficient हो जाता है due to inhalation of these particles. These phagocytosed silica crystals lead to inflammatory mediators such as interleukin 1 and interleukin 18. अगर आप क्लिनिकली पेशेंट को देखो तो उसमें फाइन नोडुलैरिटी नजर आएगी. इट इज मोर कॉमन ऑन द अपर जोन्स ऑफ द लंग. Pulmonary functions are either normal or only moderately affected early in the course. Silicosis, बहुत ही important point है, is associated with increased susceptibility to TB. Why? Because these crystalline silica inhibits the ability of pulmonary macrophages to kill these phagocytosed microbacteria. Please give me 1 minute. I can hear a lot of background noise.
ठीक है जी, सिलिकोसिस हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। कॉमन लंग डिजीज है, क्रिस्टलाइन फॉर्म से ज़्यादा होगा प्रोड्यूस। इसमें इट इज स्लोली प्रोग्रेसिंग नोड्यूलर फाइब्रोसिस न्यूमोनियोसिस कॉज करेगा। इन लोगों में ज़्यादा कॉमन है दोज हु आर एसोसिएटेड विद रिपेयर रिहैबिलिटेशन या फिर कंक्रीट स्ट्रक्चर्स वगैरह के साथ जो एसोसिएटेड होते हैं। अगर आप रेस वाइज देखो तो अफ्रीकन अमेरिकन में ज़्यादा कॉमन है एंड इट लीड्स टू अबंडेंट accumulation of abundant lipoproteinaceous material within alveoli. इसमें इसकी ज़्यादा फाइब्रोजेनिक कह लो या ज़्यादा पैथोजेनिक फॉर्म कौन सी है सिलिका की? सिलिका की ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म। ठीक है, शाबाश। तो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म जो है इनको जब आपके ये इनहेल की जाएंगी तो ये कहाँ पर एक्यूमुलेट होंगी? आपके मैक्रोफेजेस के अंदर। ये प्रोन करेंगी for development of inflammation by some certain inflammatory mediators such as interleukin 1 and interleukin 2. सिलिका जो है वो प्रोन करता है इंडिविजुअल को फॉर डेवलपमेंट ऑफ टीबी। हाउ डज इट प्रोन एन इंडिविजुअल फॉर डेवलपमेंट ऑफ टीबी? कैसे कराएगा? आपके जो सिलिका पार्टिकल्स हैं वो इतने ज़्यादा मैक्रोफेजेस के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएंगे कि दे इनहिबिट दीज मैक्रोफेजेस। उनका फंक्शन जो है वो इनहिबिट करेंगे। ठीक है, कि वो किल करें फेगोसाइटोज माइक्रोबैक्टीरिया को। ठीक है, वेरी गुड। एक और इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको मैंने आपके इटैलिक भी कर लिया, बोल्ड भी कर लिया आप लोगों के लिए, दैट पेशेंट्स विद सिलिकोसिस हैव डबल द रिस्क फॉर डेवलपिंग लंग कैंसर। ठीक है जी, लंग कैंसर ज़्यादातर तो स्मोकिंग से होता है। अगर उसके ऊपर कोई एग्जिस्टिंग सिलिकोसिस भी है तो इट डबल्स द चांस ऑफ डेवलपिंग लंग कैंसर। सो ग्रॉस पे अगर आप देखो इसकी तो नोड्यूल्स नजर आएंगे विच आर बेयरली पैल्पेबल। ठीक है, हाइलर लिम्फ नोड्स पे और अपर जोन्स ऑफ लंग पे। डिजीज जैसे जैसे प्रोग्रेस करेगा ये नोड्यूल्स जो है वो कोलेस करके हार्ड कोलेजनस स्कार्स बना देंगे। ठीक है, एक जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एग शेल कैल्सिफिकेशन। ये कैल्सिफिकेशन होती है आपके लिम्फ नोड्स के अंदर। ठीक है, और बिल्कुल थिन सी एक फिल्म नजर आती है, इसलिए इसको एग शेल कैल्सिफिकेशन कहते हैं। इट इज सीन graphically, not on histology. Okay, if the disease continues to progress, expansion and coalescence of the lesion may produce progressive massive fibrosis, जो कि ultimately सारे न्यूक्लियोसिस का फेट है। इसकी जो टिपिकल लीजन है उसमें वर्ल्ड कोलेजन फाइबर्स होते हैं सेंटर में विद अ मोर पेरिफेरल जोन ऑफ मैक्रोफेजेस। ठीक है, ये भी आपको आगे पिक्चर पे दिखा दूंगी। अगर आप इसकी नोड्यूल्स को पोलराइज माइक्रोस्कोपी पे देखें तो उसमें बायरफ्रिंजेंट सिलिकेट पार्टिकल्स नजर आएंगे। ये इसकी क्रॉस की पिक्चर है, उसमें ये अपर जोन अपर लोब देखो, अपर कितना कॉन्ट्रैक्टेड सा है, डार्कन है, ब्लैक कलर का है। ठीक है, इट इज ड्यू टू सिलिकोसिस। ये इसकी करेक्टरिस्टिक हिस्टोलॉजिक लीजंस और वर्ल्ड से फाइबर्स आपको नजर आ रहे होंगे ये सारे। ठीक है, ये सारे इसके कोलेजन फाइबर्स हैं। ओके जी, कमिंग ऑन टू एस्बेस्टोस, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। इतना डिफिकल्ट नहीं है, बस में कुछ पॉइंट्स हैं याद करने वाले। हिस्टोलॉजी पे अगर आप हिस्टोलॉजिकली देखो तो इसमें वही है चीज़ें, या मैक्यूज हैं या नोड्यूल्स हैं बन रहे। इस केस में सिलिकोसिस में आपको बता दिया इसकी बड़ी टिपिकल सी हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग होती है जिसमें वर्ल्ड कोलेजन फाइबर्स होते हैं अंदर और पेरिफेरली मैक्रोफेजेस होते हैं व्हिच आर डस्ट लेडन। ओके, एस्बेस्टोस रिलेटेड डिजीजेस में भी स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीजेस तो नहीं आप कह सकते, मगर एस्बेस्टोस जो है वो प्रोन करते हैं फॉर
डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट डिजीजेस, ठीक है, जिसमें पल्मोनरी फाइब्रोसिस से लेके कैंसर्स तक आ जाते हैं, और इन कैंसर में आपके प्लूरल सर्फेसिस का भी आ जाता है, मीजोथेलियोमा, और लंग कैंसर भी, ठीक है। Asbestos related diseases include local fibrous plaques, और ये जो फाइब्रस प्लाक्स हैं ये आपके प्लूरा पे ज़्यादा कॉमन है। प्लूरल इफ्यूजन्स होंगी, पेरेन्काइमल इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस है, लंग कैंसर है, मीजोथेलियोमा, ठीक है। बहुत कॉमनली आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द एस्बेस्टॉस रिलेटेड डिजीजेस, तो आपने ये 5-6 चीज़ें बता दी। इसके अलावा इट ऑल्सो प्रीडिस्पोजेस इंडिविजुअल्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ laryngeal, ovarian एंड अदर एक्स्ट्रापल्मोनरी न्यूप्लाज्म्स। इसके अलावा सिस्टेमिक ऑटोइम्यून डिजीजेज एंड सीवियस डिजीजेस, ठीक है। पर आप लोगों के लिए जो एस्बेस्टॉस रिलेटेड डिजीजेज इंपॉर्टेंट हैं वो यही हैं। जैसे सिलिका 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा था, यहाँ पर एस्बेस्टॉस भी डिफरेंट फॉर्म्स में होता है, ठीक है। इसकी जो फॉर्म्स हैं उन एक तो सर्पेंटाइन है और एक एम्फीबोल। एम्फीबोल जो है वो लेस प्रेवलेंट है पर ज़्यादा पैथोजेनिक है। जो इसकी सर्पेंटाइन फॉर्म है उसको क्राइसोटाइल कहते हैं। क्राइसोटाइल जो है ये जब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक पे इम्पैक्ट होती हैं तो दे आर रेगुलरली रिमूव्ड बाय द म्यूकोसिलरी एक्शन, ठीक है। सो ये कम पैथोजेनिक है। एस्बेस्टॉस की कौन सी फॉर्म ज़्यादा पैथोजेनिक है? ठीक है, एम्फीबोल। और जो क्राइसोटाइल्स हैं वो इतने पैथोजेनिक नहीं है because whenever they are impacted in the respiratory passage they are removed. Asbestos can also act as a tumor initiator and promoter. तो आपको पहले भी बता दिया ये क्या क्या डिजीजेस करा देता है। टॉक्सिक केमिकल्स ये कैसे ट्यूमर इनिशिएटर के तौर पे एक्ट करते हैं? जो भी टॉक्सिक केमिकल्स हैं वो एडजॉर्ब हो जाते हैं ऑनटू एस्बेस्टॉस फाइबर्स, ठीक है, एंड दिस लीड्स टू द ऑन्कोजेनिसिटी ऑफ दीज फाइबर्स। अब एग्जांपल में इसकी क्या आ जाता है? एडजॉर्प्शन ऑफ कार्सिनोजेंस इन टोबैको स्मोक, ठीक है, ये एडजॉर्ब होंगे ऑनटू एस्बेस्टॉस सरफेस एंड दे मे बी द बेसिस फॉर synergy between tobacco smoking and development of lung cancer, ठीक है। So asbestos जो है this asbestos also leads to development of lung cancer. And how does it happen? Smoking enhances the effect of asbestos by interfering with the mucociliary clearance of these fibers, ठीक है। Asbestos fibers land, penetrate and directly cause toxicity to the pulmonary parenchymal cells. Macrophages, both alveolar and interstitial, attempt to ingest and clear these fibers. Long-term deposition and persistent release of mediators lead to interstitial pulmonary inflammation and interstitial fibrosis. तो बेसिकली इसमें पैथोलॉजी क्या है आपकी? जो आपके एस्बेस्टोस फाइबर्स हैं ये पेनिट्रेट कर जाते हैं और डायरेक्टली इंजर करते हैं आपके पेरेन्काइमल सेल्स को, ठीक है। मॉर्फोलॉजी पे इसकी डिफ्यूज पल्मोनरी इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस नजर आएगी। पैची फाइब्रोसिस आपकी किस में थी? पैची फाइब्रोसिस कहाँ पर थी? अभी कौन सी वाली डिजीज में की थी? इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस है, ठीक है। और यहाँ पर डिफ्यूज पल्मोनरी फाइब्रोसिस है। इसकी मॉर्फोलॉजी में बहुत टिपिकल सी फाइंडिंग्स हैं। एस्बेस्टोस बॉडीज, दीज आर गोल्डन ब्राउन बॉडीज, और ये गोल्डन क्यों नजर आती हैं? बिकॉज ऑफ एन आयरन कंटेनिंग प्रोटीनेशियस मटेरियल, ठीक है, जो इसके ऊपर आके लग जाता है। These asbestos bodies have typical beaded and knobbed appearance. ये आगे आपको पिक्चर भी दिखा दूंगी।
कुछ अदर ऑर्गेनिक पार्टिकुलेट्स जो हैं वो भी कोट हो सकते हैं आयरन प्रोटीन से, और उनको हम कहते हैं फेरुजिनस बॉडीज। सो एस्बेस्टोसिस में आपको हिस्टोलॉजिकली अगर आप देखो तो क्या नजर आएंगी, एस्बेस्टोस बॉडीज। जब हमने डिजीज स्पेक्ट्रम किया था एस्बेस्टोस का, उसमें आपको बताया था प्लूरल प्लाक्स होंगे इसके, ठीक है। ये वाइट से कलर के कुछ प्लाक्स होते हैं और उनमें इंटेंस फाइब्रोसिस होती है और अल्टीमेटली ये फाइब्रोज हो जाते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा कॉमन पोस्टरोलैटरल एस्पेक्ट या इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द पैराइटल फ्लोरा पे हैं या फिर ओवर द डायफ्राम। जो आपकी बुक में पिक्चर है ये डोम और डायफ्राम। अच्छा जी, जो इससे प्लूरल इफ्यूजन्स होती हैं वो सीरियस होती हैं बेसिकली, बट ब्लडी भी हो सकती हैं। यहाँ पर आप पिक्चर में देखो, ये एस्बेस्टोस बॉडी है, गोल्डन ब्राउन कलर की है, इसकी बीडेड नॉट्स की अपीयरेंस है, ठीक है। और आगे आप देख लो, ये हैं आपके डायफ्राम के ऊपर जो पैराइटल फ्लोरा है उसके ऊपर ये कैसे फाइट से फाइब्रस प्लाक्स है, ठीक है जी। आई होप आप लोगों को ये जो रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेस का सेशन है वो समझ में आ गया होगा। अगर कुछ पूछना है आप लोगों ने, कोई क्वेश्चन है तो वी स्टिल हैव सम टाइम, प्लीज गो अहेड। कल आपके साथ में कुछ एमसीक्यूज भी कर लूंगी, तो आपके रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेस भी कवर हो जाएंगे कल इंशाल्लाह, और एक दो और टॉपिक्स कवर हो जाएंगे जैसे पल्मोनरी हाइपरटेंशन और थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, ठीक है। इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क। एस्बेस्टोस की मॉर्फोलॉजी में एस्बेस्टोस बॉडी ही नजर आ रही है। ये वाली पिक्चर आप कह रहे हैं, यही है इसमें एस्बेस्टोस बॉडी है, पीछे तो लंग पैरेंकाइमा ही नजर आ रहा है, ठीक है। इसकी पीरियड नॉब्स की अपीयरेंस होती है, आप बुक में देख लेना ज्यादा क्लियर शायद आपको नजर आ जाए, इसको मैं लार्ज कर देती हूँ। अब नजर आ रही है, रॉड सी है, ठीक है। ये सारी, ये और उसकी पीरियड अपीयरेंस, ठीक है। इज इट क्लियर? गोल्डन ब्राउन कलर की इसकी होगी because of absorption of iron containing proteinaceous material. Is it clear now? ठीक है। आपका इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस भी बहुत इम्पोर्टेंट है टॉपिक। और कोई चीज़ आपने पूछनी हो कल आप लोगों का टेस्ट दिया, फर्स्ट और अच्छा चलो फिर कल हमने रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेस कवर कर लेने हैं और पल्मोनरी हाइपरटेंशन और पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है। आप लोग साथ साथ पढ़ रहे हो? तो बाकी लोग रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करते? अगर
आप लोग यहाँ पर सुन लोगे तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा। बुक में तो आपकी बहुत ज़्यादा डिटेल है, इसमें मैं बहुत ज़्यादा आपको हाईलाइटेड चीज़ें बताती हूँ, इसमें तो बहुत कॉमन है। नहीं, होश होने वाली तो बात नहीं है, एक दफ़ा सुनना है लेक्चर, उसको आप लोगों ने दोबारा पढ़ना है। बेटा लेक्चर सुना करो, लेक्चर में आपको बिल्कुल कॉम्पैक्ट से करके बताते हैं। इसमें जो रीमोकोनियोसिस का टॉपिक है आपके बुक में, वो भी काफ़ी लेंथी है, ठीक है? तो आप लोग इतना भी कर लो जितना आपको लेक्चर में कराया है, इस बुक की मत, ठीक है? बहुत लंबे चौड़े इसमें टेबल्स हैं, तो आप लोग इतना ही कर लो, ये भी बहुत है। इसके ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपके ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ेज़ वाले और आपके लंग कैंसर वगैरह हैं, और इसके अलावा इन्फेक्शंस हैं, ठीक है? कल हमारा रिस्ट्रिक्टिव वाला हो जाएगा, उसके बाद आपके लंग इन्फेक्शन होंगे जिसमें निमोनिया और टीबी है। एक लेक्चर निमोनिया का होगा, एक टीबी का होगा, और एंड में आपका लंग कार्सिनोमा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एंड के जो 2-3 हैं। आप लोगों का जो टेस्ट होगा इसका रेस्पिरेटरी और सीएनएस का इकट्ठा ही होगा, तो उसको भी आप साथ साथ प्रिपेयर करो। माइंड टेस्ट बस अब टाइम नहीं है ना, काफ़ी टाइम गुजर गया और टेस्ट भी इतने ज़्यादा नहीं हो सकते। वैसे रेस्पिरेटरी और सीएनएस जो है वो हमेशा से इकट्ठा ही होता है। तो आप लोगों का फ्रॉक जो है मेरा ख्याल है टाइम पर ही होगा, इसलिए आप लोग पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि आपके सेशन के एग्जाम्स वगैरह पहले होते थे तो उससे प्रिपरेशन हो जाती थी, अब तो वो भी नहीं है। सो ठीक है जी, if you guys don't have any questions, we meet inshallah tomorrow with the rest of the restrictive lung diseases.